Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमें बेसिकली क्या क्या डिस्कस करना है। तो आप लोगों ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में सुना होगा। हमारा जो बजट आया था उसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बात की गई थी। उससे संबंधित कुछ स्कीम लॉन्च हुई हैं, उसको हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हम बात करेंगे और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में एक अपडेट है, हम उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। ओके है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा और साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में जो भी सीखा था, जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे, उनको हम रिवाइज करेंगे। मतलब एक सिंगल वीडियो में आपको करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, स्टैटिक और रिवीजन सारी चीजें एक साथ मिलती हैं और आपके सभी वनडे एग्जाम को कवर किया जाता है। अगर आप लोग ने रिसेंटली कोई भी एग्जाम देखे होंगे तो 100% ये मेरी गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। और बहुत सारे बच्चे पोस्ट करते भी रहते हैं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहा है, ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में आ रहा है। तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। इसके पहले एक और छोटी सी अपडेट है, वो और आपको बता देती हूँ, जिससे फिर कोई भी डिस्टर्बेंस क्लास में ना हो। अपडेट ये है कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स अगस्त मंथ की मैगजीन है, जिसमें टॉप 300 एमसीक्यू और पूरे महीने के वन लाइनर्स है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे पीडीएफ मैगजीन के फॉर्म में अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है। आप इजीली इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और बैंकिंग करंट अफेयर्स की भी जून जुलाई हर एक महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको देखने को मिल जाएगी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है बार बार ट्रांजेक्शन करने में या बार बार पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने में, तो उनके लिए पीडीएफ बंडल कोर्स भी है। तो एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। और मैगजीन आपको पेड नोट्स वाले सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगे विथ 1 ईयर वैलिडिटी। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहला नाम आता है राजीत पुन्हानी का। ठीक है, राजीत पुनानी। इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ फसई। फसई का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास हुआ था। उसी एक्ट के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, अब ये पर्सन स्पेशली वो बच्चे जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार कैडर से बिलोंग करते हैं, एक आईएएस ऑफिसर है। राजीव पुन्हानी इनका नाम है और इन्हें सीईओ बनाया गया है फसई का। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? ठीक है, तो सुधीर जी हैं एक, उनको यहाँ पे इन्होंने सक्सीड करने का काम किया है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सेक्रेटरी थे और राज्यसभा में संसद टीवी के सीईओ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। राइट, डन इतनी चीजें। तो फसई जो है वो नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है एयर मार्शल संजीव गुरहातिया। अब ये अगर देखा जाए तो एमपी में भोपाल और इंदौर से इनकी स्टडी हुई है, मतलब एमपी से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो एमपी स्टेट एग्जाम वाले हैं वो इनका नाम याद रखेंगे, एयर मार्शल संजीव गुरहातिया। इन्हें आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस हेड बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस हेड इंडियन एयरफोर्स क्वार्टर में कौन है? एयर मार्शल संजीव गुरातिया आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल 2025 में, मतलब रिसेंटली ही इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है और विशिष्ट सेवा मेडल इनको 2016 में मिला था। तो दो तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स में। अगले पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल, इन्हें न्यू एनवॉय मतलब दूत अपॉइंट किया गया है गल्फ कंट्री यूएई में। तो भारत के नए एम्बेसडर यूएई में कौन बने हैं? डॉक्टर दीपक मित्तल बने हैं। ये सभी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की जाती हैं और इन्होंने संजय सुधीर को सक्सीड किया है। इसके पहले ये 2020 से 2022 तक कतर में भी इंडिया के एम्बेसडर या दूत के रूप में काम कर चुके हैं। तो 3 पर्सन हमने देख लिए। पहले हैं फसई के सीईओ जिनका नाम है राजीत पुनानी। फिर इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस हेड हमने देखे एयर मार्शल संजीव गुरातिया। इसके अलावा हमने भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर यूएई में देखे डॉक्टर दीपक मित्तल। अब कुछ और पर्सन हम देखेंगे, जैसे कि ऑस्कर पिस्त्री। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के एक रेसर, एक ड्राइवर देखने को मिलेंगे और इन्होंने रिसेंटली डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है।
तो डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पिस्टरी ने जीता है। किसे हराया है? तो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन को इन्होंने डिफीट किया है। ठीक है, जनरली आपसे ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं और कई बार इनकी कंट्री पूछ ली जाती है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। अगली जो पर्सन न्यूज में, उनका नाम है सुरुचि सिंह। अब यहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट शूटर्स के बारे में बताने वाली हूँ, उन सभी के नाम बस आपको याद रखने, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ नाम याद रखने हैं। पहला नाम है सुरुचि सिंह। सुरुचि सिंह वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में वर्ल्ड नंबर 1 शूटर की कैटेगरी में लिस्टेड हुई हैं। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की रैंकिंग आई है, इसमें इंडियन शूटर है सुरुचि इंद्र सिंह। इन्होंने वीमेन 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इनकी जो स्कोरिंग है वो 4162 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं हमारे देश में एक और है मनु भाकर, ये 6 नंबर पे हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं 1988 हैं। वहीं 50 मीटर राइफल इवेंट्स में आपको सिफ्त कौर आपको देखने को मिलेंगी सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है कि ये भी हमारे देश की एक शूटर है ना। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, जिन अब क्रिकेटर रहे नहीं है, इनफैक्ट अभी भी क्रिकेटर हैं। इनका नाम है मिशेल स्टार्क। इन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है, मतलब टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे। टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे, केवल और केवल T20 इंटरनेशनल से इन्होंने अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट लिया है। इनका ये कहना है कि अब हमारा फोकस जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज होंगी ऑस्ट्रेलिया की, और जो 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, उस पर मेरा फोकस रहने वाला है, इसलिए मैं T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। T20 इंटरनेशनल में इनका डेब्यू 2012 में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, मिशेल स्टार्क इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, जब सेकेंड क्वार्टर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश हुआ था, तो सेकेंड क्वार्टर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो 77 थी। लेकिन अभी आप जब हेनले पासपोर्ट की वेबसाइट को विजिट करेंगे, और कई सारे न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया है, इसमें भारत की रैंकिंग इंप्रूव होकर 76 हो चुकी है। ठीक है, तो अभी भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो काफी सारे वीडियोस डले हुए हैं जिसमें 77 रैंकिंग बताई गई है। तो इसको याद रखना है, अपग्रेड कर लेना है, अपडेट कर लो अपने आप को भी कि 76 नंबर पे भारत आपको मिलेगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का ये डेटा है। हेनले की वेबसाइट से इस डेटा को लिया गया है। इसमें बताया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और किस देश के पासपोर्ट होल्डर कितनी कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो रैंकिंग पब्लिश होती है, इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा लिया जाता है और उसके बाद इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है, जिसमें सिंगापुर आपको टॉप पर मिल जाएगा। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है और 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया है, 190 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। थर्ड नंबर पे आपको कई सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन देखने को मिल जाएंगे, और इन सबको 189 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। नाउ बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया 76 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वो गैबॉन और मेडागास्कर के साथ शेयर हो रही है। इनकी भी रैंकिंग आपको 76 नंबर पे देखने को मिलेगी। अब इंडिया 77 नंबर पे नहीं है, इंडिया 76 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बॉटम कंट्रीज के बारे में बात करें, तो बॉटम पे आप देख सकते हैं इराक 96 पोजीशन पे, सीरिया 97 पे और अफगानिस्तान 98 पोजीशन पे है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्डर केवल और केवल 25 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, वहीं से इस डेटा को उठाया गया है, तो आपको अपडेटेड जो रैंकिंग है हेनले की वो याद रखनी है। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं रिकॉर्ड 40 करोड़ रुपीस फॉर आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 विनर। अब देखिएगा, वीमेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसको होस्ट करने वाले हैं। सितंबर के महीने में इसकी शुरुआत होगी और ये आपका 13th एडिशन होगा। कौन सा एडिशन है? 13वां संस्करण होगा आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, सॉरी आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप का। आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 सितंबर में होगा। इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहा है और पहली बार इतना बड़ा प्राइस पूल आपको देखने को मिलेगा, और प्राइस पूल है 40 करोड़ रुपए का।
ठीक है, इसको अगर डॉलर्स में देखें तो 4.48 मिलियन डॉलर आपको यहाँ पे प्राइज पूल देखने को मिलेगा। जब 2022 का एडिशन हुआ था न्यूजीलैंड में, द 1.32 मिलियन डॉलर प्राइज मनी थी, लेकिन अभी अगर आप देखो तो 4.48 मिलियन डॉलर प्राइज मनी है। मतलब लास्ट एडिशन के कंपैरिजन में 239% प्राइज मनी का जो पूल है उसको इंक्रीज किया गया है, राइट। देखेंगे तो विनर विनर को 4.48 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जो भी विनिंग टीम होगी। टोटल 8 टीम कंपीट करने वाली है। जो आपकी रनर अप रहेगी उसको 2.24 मिलियन डॉलर यहाँ पे प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी। चलिए नाउ बात करते हैं विक्रम 3201 के बारे में। तो विक्रम क्या है? विक्रम एक छोटा सा आपको एक माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इंडिजीनियस है, कंप्लीटली भारत में इसको डेवलप किया है। 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर से क्या मतलब है कि एक बार में ये जो डिजिटल डेटा आपको पता है ना, 0101, ये आपका बाइनरी डेटा या डिजिटल डेटा होता है। तो एक बार ये बाइनरी या डिजिटल 32 डेटा को हैंडल एक बार में कर सकता है। जितनी ज्यादा बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। जैसे कि ये लगभग 4 GB तक रैम रखता है, लेकिन जब 64 बिट की बात करें तो 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जिसका नाम है विक्रम 3201। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अनवील किया है विक्रम 3201 को। विक्रम 3201 को इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, मोहाली चंडीगढ़ में डेवलप किया गया है अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, अभी जो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसका इस्तेमाल हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में, इसरो के प्रोजेक्ट में, ठीक है, आपके रॉकेट वगैरह में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? अब हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी चिप, भारत सेल्फ सफिशिएंट होगा। हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में अपनी मेड इन इंडिया चिप का इस्तेमाल कर पाएंगे। एरोस्पेस में, डिफेंस में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसने 1601 जो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था उसको रिप्लेस करने का काम किया है। और 16 बिट का जो विक्रम 1601 है, इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड 32 बिट का आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये एनवायरनमेंट का जो हार्श क्लाइमेट है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, उसको भी हैंडल कर सकता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि -55 डिग्री से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में काम करने में कैपेबल है। इसलिए इसको अपकमिंग जो इसरो के मिशन है उसमें एज अ प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो विक्रम 3201 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाउ बात करते हैं भारती के बारे में। अब भारती का क्या है मतलब? भारती का मतलब है भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलेंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलेंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ये भारती का फुल फॉर्म है। रिसेंटली भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत हमारे देश में की है। भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की है? अपेडा ने। अपेडा का मतलब क्या होता है? अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अपेडा ने भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका पर्पस क्या है? हमारे देश के एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। इसका टारगेट है हमारे देश के 100 से ज्यादा एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा 2030 तक। और इसका टारगेट $50 बिलियन एग्री फूड को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या करेगा ये भारतीय इनिशिएटिव? हमारे देश के 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा और हमारे जो एग्री फूड का बिजनेस है उसको $50 बिलियन तक एक्सपोर्ट करेगा 2030 तक। ठीक है, तो भारत को एक एग्री फूड और एग्री टेक इकोसिस्टम हमें तैयार करना है। इसलिए अपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है, उसने भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत की है विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव है 100 एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप को बूस्ट करना, $50 बिलियन एक्सपोर्ट करना बाय द 2030। ठीक है, इसके अलावा फॉस्टर इनोवेशन इन एग्री फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक। 100 स्टार्टअप्स अपेडा की वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, अपेडा उसको सिलेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा, आपको ग्रांट देगा। 3 महीने की आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, एक्सपोर्ट करना है, मार्केट के लिए एक्सेसिबल बनाना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस आपके जीआई प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए
नाउ बात करते हैं पिंक विला। आपने देखा होगा अलग अलग जो सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड स्टार है, उनकी जो लाइफ है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सारी पिक्चर, ये जो सारी बॉलीवुड की न्यूज है, वो पिंक विला कवर करता है। और इस तरीके की न्यूज जनरली जो जेंजीज होते हैं वो ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो ऐसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पिंक विला के खरीद लिए हैं। ठीक है, तो पिंक विला हैज एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक इन, सॉरी, फ्लिपकार्ट हैज एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन पिंक विला मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक डिजिटल इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म है और एक कवरेज करता है बॉलीवुड की, सेलिब्रिटी की और उनकी लाइफ स्टाइल की। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल आपको देखने को मिल जाएंगे, कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ आपको मिल जाएंगे, और फ्लिपकार्ट का फॉर्मेशन 2007 में बेंगलुरु में हुआ था। चलिए अगली कहानी समझते हैं। कैबिनेट अप्रूव 1500 करोड़ रुपीस इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री। यहाँ पर देखिए पीआईबी का डेटा है, और पीआईबी का जो डेटा है वो डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए भी, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी और अदर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि हमारे जो मोबाइल फोन है, हमारे कार की एसेसरीज होती हैं, हमारे अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो हम उनको अलग कर देते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अगर रिसाइकल किया जाए तो उसमें पाए जाते हैं क्रिटिकल मिनरल, तो क्रिटिकल मिनरल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और वापस से उनको हम यूज कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग की थी और उसमें 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है टू बूस्ट रिसाइकल कैपेसिटी, जिसमें हम क्रिटिकल मिनरल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने का काम। क्रिटिकल मिनरल, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, मैंने अलग कर दिया, तो मोबाइल फोन के अंदर जो चिप वगैरह लगी हुई है, जो अलग अलग उसमें डिवाइसेस लगे हुए हैं, उसमें क्रिटिकल मिनरल सिलिकॉन, जर्मेनियम और अलग प्रकार के टिन, निकल, कैडमियम, इनका इस्तेमाल होता है। तो इन्हें क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और कोई भी कंपनी जो एक्सट्रैक्शन करने का काम करेगी, सरकार उनको इंसेंटिव देगी। तो इसलिए 1500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आया है। अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इसे लॉन्च किया गया है और इसका टेन्योर आपका 6 साल का होगा। टेन्योर कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। मतलब 2025-26 से आपको ये स्कीम 2030-31 तक देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात हो रही थी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने 29 जनवरी 2025 को इसे अप्रूव किया था 34,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 सालों के लिए, 2024-25 से 2030-31 तक, जिससे भारत को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में सेल्फ सफिशिएंट बना सके। तो याद रखना है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ड्यूरेशन 7 इयर्स का है और यहाँ पे जो इंसेंटिव रिसाइकल स्कीम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लाई गई है, इसका टेन्योर आपको 6 साल का देखने को मिलेगा। स्कीम 6 साल की है, 2025-26 से 2030-31 तक। इसमें रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, इन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्मॉल फर्म्स, सभी और जो भी स्टार्टअप्स है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं, सभी यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। इंसेंटिव विल सपोर्ट बोथ न्यू यूनिट एंड एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पे जो नई यूनिट सेटअप हो रही है, पुरानी यूनिट का एक्सपांशन हो रहा है, उसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, तो इन सभी कैटेगरीज में इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा। अब इंसेंटिव के लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कोई प्लांट स्टैब्लिश कर रही हूँ, तो उस प्लांट में मुझे परमानेंट असेट की जरूरत होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, 10 साल 15 साल के लिए होंगे, मशीनरीज लेकर आऊंगी, उससे हम कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आपको प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट है आपके स्टार्टअप्स को, तो उस केस में आपको 20% तक सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि 1 लाख रुपए की मैंने अपनी कोई मशीन इंस्टॉल की है, तो 20,000 रुपए क्या मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी, तो 20% तक आपको सब्सिडी मिलेगी। ओपेक्स, ओपेक्स का मतलब होता है आपकी डेली टू डेली वर्क। अब जैसे कि कोई प्लांट है, उसमें मशीन रन हो रही है, बिजली का बिल है, स्टाफ का बिल है, अदर मेंटेनेंस है, तो डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, रिकरिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो ओपेक्स है। तो ओपेक्स सब्सिडी भी यहाँ पर दी जाएगी आपकी फर्म्स के लिए। और अगर आप अपनी सेल को बढ़ाते हैं तो आपकी जो ओपेक्स सब्सिडी है वो भी इंक्रीज होते जाएगी। तो 40% ऑफ एलिजिबल ओपेक्स इन द सेकेंड ईयर और 60% जो है वो 5th ईयर तक आपको एलिजिबल होगा। सब्सिडरी लिमिट मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए लार्जर एंटिटी के लिए, स्मॉल एंटिटीज के लिए 25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडरी है। ओपेक्स की जो सीलिंग है वो 10 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़, बड़ी इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ ओपेक्स की लिमिट है। सीलिंग अमाउंट मतलब मैक्सिमम लिमिट ओपेक्स की।
ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा है इसके जरिए हम 270 किलो टन ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग करेंगे क्रिटिकल मिनरल की। ठीक है, तो हम इससे मतलब जो हमने रिसाइकलिंग की तो 40 किलो टन हम क्रिटिकल मिनरल हर साल यहाँ पर पा सकते हैं। इससे 8,000 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर पाएंगे और 70,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो अब बात करते हैं हम निवेशक दीदी फेज 2 के बारे में। तो निवेशक दीदी फेज 2 की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। ठीक है, इसकी शुरुआत हैदराबाद में की गई है फेज 2 की शुरुआत, और किसने की है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने। अभी जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसका पर्पस है लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयरनेस दिलाना, किस सेक्टर में आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाना, और लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, लोगों को अलग अलग जो फाइनेंशियल टूल होते हैं उनके बारे में बताना, ये काम इस बॉडी का होता है। तो निवेशक दीदी फेज 2 प्रोग्राम जो हैदराबाद से शुरू हुआ है, इसका पर्पस भी क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल नॉलेज देना कि किस सेक्टर में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल टूल है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, बैंकिंग सेक्टर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से निवेशक दीदी आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है, विच अथॉरिटी हैज लॉन्च निवेशक दीदी फेज 2 टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशली अमंग वुमेन्स। तो आंसर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलो फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज के क्लास के जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली और नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, और आपको कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर आप मिल रही है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर देंगे, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल फॉर द 5 ईयर। तो 5 सालों के लिए सीईओ आदित्य बिरला कैपिटल के आपको कौन मिल जाएंगे? विशाखा मूले मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर आता है नाम मिशेल स्टार्क का, जिन्होंने रिसेंटली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। पूछा जा रहा है किस कंट्री के क्रिकेटर है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। अभी हम लोगों ने इनके बारे में बातें की थी। ठीक है, चलिए अभी कुछ और बातें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले 3 सितंबर को मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? मैंने आपको सिखाया था भारत पे और यूनिटी बैंक दोनों ने मिलकर भारत का पहला ईएमआई बेस्ड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। फिर जियो पेमेंट बैंक ने इंडिया का पहला ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, सेविंग प्रो। इंडिया की पहली टेम्पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको नोएडा में देखने को मिलेगी, अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट की है। पीएम मोदी ने 25th एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया जो कि चाइना में हो रहा था। चाइना ने कहा है कि हम $2 बिलियन का ग्रांट करेंगे, एससीओ मेंबर्स को लोन देंगे फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। बैराबी सायरांग रेल लाइन मिजोरम में लॉन्च की जा रही, लगभग 51.8 किलोमीटर की ये ब्रॉड गेज आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से मिजोरम भी हमारी ब्रॉड गेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई है? चौरासी प्लाजा गुजरात में NH 48 पे हुई है। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। 1 सितंबर को 65th नंबर का फाउंडेशन डे एनसीईआरटी का मनाया गया। इस ओकेजन पे बाल बाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। ईडी ने फर्स्ट पर्पल नोटिस बाया इंटरपोल लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाली एक बायलिटरल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ हो रही है? अलास्का में हो रही है। अब यहाँ पे ई बसेस के ऑपरेशन में दिल्ली आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। 29th नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट आपको टीसीए कल्याणी मिल जाएगी। और बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2026 भारत में नई दिल्ली में हो रहा है 17 सालों के बाद। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का पहला टेम्पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइस कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो नोएडा में हुआ है। ये फर्स्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पे फोकस रखिएगा। अंत में बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है, ये कौन सा एडिशन है? 19, 20, 23 या फिर 21? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
क्लियर है? बाकी सारी बातें अपकमिंग वीडियो में हम करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।